हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राहुल सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर का परपेचुअल नियम। जैसा कि आपको पता है कि जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परपेचुअल नियम और क्या एम्पियर के अनुप्रयोग रहे, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा कोई कथन दिया जाता है तो उस कथन को पढ़ने से पहले हम उसका जो एक रूपरेखा होती है, कह सकते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाइए और क्लास को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एम्पियर का परपेचुअल नियम आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक चालक है, चालक तार, और जिसमें सपोज करो हमने आई धारा प्रवाहित की। क्या आई धारा प्रवाहित की? तो जिससे इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए इस वक्र, ये एक वक्र बन रहा है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा मान लीजिए O, और इससे मान लीजिए ये R दूरी पर एक कोई अल्पांश है, यानी एक स्मॉल टुकड़ा है, स्मॉल खंड है, जिसको हमने मान लिया बेटा क्या है, ये डीएल है। क्या है? डीएल। क्या है बेटा? डीएल। और इस डीएल के कारण यहाँ पर इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, बी है। ये इसका हमने क्या किया है, डायग्राम बना दिया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है कि इस नियमानुसार निर्वात में, कहा बेटा, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद वक्र के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद वक्र के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, क्या होगा बेटा, रेखीय समाकलन। यानी दैट इज हम लिख सकते हैं ये इसका हो जाएगा बी डी एल बराबर आई इंटू म्यू नॉट। और रेखीय समाकलन है इसलिए बेटा पृष्ठीय समाकलन, रेखीय समाकलन, यहाँ पर बीच में आप गोला बना देंगे। तो ये इसका रेखीय समाकलन है। अब अगर हम इसके कथन को कहना चाहें तो क्या कहेंगे, तो लिखा हुआ है कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा, यानी इस वक्र द्वारा घिरी धारा, क्या घिरी धारा आई, घिरी धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये बात किसने बताई थी, एम्पियर ने बताई थी। क्लियर है? एक बार मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनिए। किसी बंद निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, का रेखीय जो समाकलन होगा उस वक्र द्वारा घिरी, उस वक्र द्वारा घिरी धारा का क्या होगा बेटा, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये बात किसने बताई थी, एम्पियर ने बताई थी। क्या इतनी बात बेटा क्लियर है? जल्दी से बोलो, इतनी बात बेटा क्लियर है? कथन आपको समझ में आ गया? अब यहां पर बेटा हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी इसको या हम इसको प्रूफ करेंगे। इस बात को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए इसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ये वाला यहीं पे बन जाएगा प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं कि किसी चालक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बेटा, चालक से, ये चालक है, चालक से r दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो ये होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? सॉरी, R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R होता है। क्या होता है 2I अपॉन R होता है। ये हम लोग जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो आप जल्दी से हमें बताइए। ठीक है, ये होता है। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, इसके बाद आपको लिखना है इनका हम बेटा क्या करेंगे, रेखीय समाकलन करेंगे। तो समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, डीएल के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
रेखीय समाकलन करने पर, रेखीय समाकलन करने पर, तो आप जब रेखीय समाकलन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा बेटा b, क्या हो जाएगा b, और समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dl के, इसलिए क्या हो जाएगा dl, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर बेटा पहले से आपका है 2i और नीचे क्या है r, क्या बेटा r, और यहाँ पर समाकलन किसके सापेक्ष किया है, d के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन किया गया। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है तो इसको एज इट इज रखेंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हम लोग। तो ये हो जाएगा बी डी एल, और इधर देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, तो बाहर कौन आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा 2i अपॉन क्या हो जाएगा r, क्या हो जाएगा 2i अपॉन बेटा क्या हो जाएगा r, और अंदर यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ dl बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा अल्पांश है, और छोटे छोटे अल्पांश बनेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बी डी एल, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये बेटा क्या हो जाएगा 2i अपॉन r, और dl मिल जाएगा बेटा क्या बनेगा 2 पाई r बनेगा, क्या बनेगा बेटा 2 पाई r बनेगा। अब यहाँ से देखो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या बचा, तो हमारे पास बचा है b dl बराबर म्यू इंटू आई। इसी बात को हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने r दूरी से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमने अभी निकाली थी बायो सेवर्ट के नियम से, उसकी सहायता से हमने एम्पियर के परपथीय नियम को यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो जैसे हमने बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे, दो पढ़े थे, एक पढ़ा था सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी, फिर हमने एक लूप के कारण गणना की थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी एम्पियर के दो अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में हैं। पहले एक टोराइड भी था, वो टोराइड सिलेबस से हट चुका है, तो अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा टाइम में कितने हैं, दो हैं। तो पहला अनुप्रयोग है सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि एक सीधा लंबा धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे किसी बिंदु R दूरी पर, एक बिंदु R दूरी पर किसी बिंदु पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पर क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये बात आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है बेटा, इतनी सी बात आपको यहाँ पर बेटा क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर लिखनी। ठीक, चित्र वही रहेगा जो आपने पहले से बनाया। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एक सीधा लंबा धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे R दूरी पर किसी बिंदु पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्योंकि एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है, तो आप क्या लिखेंगे, एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर का नियम क्या होता है, बी डी एल बराबर आई म्यू नॉट। ये होता है, क्या होता है बेटा, आई म्यू नॉट आई होता है, या आई म्यू नॉट, जो तुम लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। चलो, म्यू नॉट आई, ये एम्पियर का परपेथीय नियम होता है। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा सर, डीएल बचेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा, और डीएल छोटे छोटे अल्पांश आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई आर बन जाएगा, तो इसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, तो b इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, और इधर क्या है, म्यू नॉट इंटू आई है। अब इसको इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन, और ये 2 पाई इसके नीचे लिख देंगे हम, और इधर बेटा क्या है i, और नीचे क्या हो गया r। अगर ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, कितना, 2 से मल्टीप्लाई नीचे और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करा दें, तो म्यू नॉट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 पाई हो जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2i,
और अपॉन आर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत छोटा डेरिवेशन है पर इम्पोर्टेंट है, यानी किसी सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई अपॉन आर। तो ये एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग है। तो आपने क्या देखा, इसी फार्मूले की सहायता से हमने एम्पियर के नियम को प्रूफ किया था, और एम्पियर के नियम की सहायता से हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में वाइस और वर्सा चलता रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा जो दूसरा एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है वो लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में आने की अगर हम बात करें 100 से 200% चांसेस हैं, ये बिल्कुल आना ही आना है, ये इतना ज़्यादा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक प्रणालिका होती क्या है। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग होती है और इस तरीके से उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फेरे होते हैं स्प्रिंग में। अगर उसी स्प्रिंग को हम जोड़ देते हैं तो वो टोरॉइड बन जाता, लेकिन अगर वो स्प्रिंग इसी तरीके से बेटा क्या हो, सीधी रहे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग लिया और ये स्प्रिंग क्या है, सीधी। अगर ये स्प्रिंग सीधी तो इसको बोल रहे हैं प्रणालिका, और लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को हम मोड़ देते हैं तो ये बेटा हमारा जो बन जाता है, क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है, धारावाही प्रणालिका। तो जब भी आप धारावाही प्रणालिका पढ़ें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो किसी प्रकार की कोई स्प्रिंग है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होती है धारावाही प्रणालिका, अब ध्यान से देखिए। सपोज करिए हमारे पास एक कोई धारावाही प्रणालिका है, ये देखिए, ये इसके पास हमारे पास बेटा क्या है, धारावाही प्रणालिका। ठीक है, और इस प्रणालिका पे क्या है, इस तरीके से बेटा क्या है, बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हैं, जो यहाँ पर क्या है, हिडन अवस्था में है। आपको मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, छुपी हुई अवस्था में, और ये धारावाही प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो धारावाही प्रणालिका, और इस धारावाही प्रणालिका का ये बेटा क्या है, अक्ष है। ये इसका क्या है, अक्ष है। क्लियर है, ये इसका बेटा क्या है, अक्ष है। क्लियर है इतनी बात, जल्दी से बताइए। ये बेटा क्या है, इसका अक्ष है। और मान लीजिए यहीं पर हम एक कोई छोटा सा वर्ग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वर्गाकार टुकड़ा ले लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं। ये नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। ठीक है, और मान लीजिए इस वर्गाकार की जो लंबाई है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप अंडरस्टूड रखिएगा, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हिडन है, छिपा हुआ है, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी लगे, क्योंकि डायग्राम फिर क्लियर दिखेगा। ये कंपलसरी नहीं कि बिल्कुल बनाना ही आपको। ठीक, तो धारावाही प्रणालिका क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, L है। इसकी लंबाई कितनी है, यानी हमने एक वर्गाकार टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई बेटा क्या है, L है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और समझ लीजिए यहाँ पर जब हम इसके, मान लीजिए ये हमने यहाँ पर एक टुकड़ा ले लिया है। ठीक, अब यहाँ पर बेटा एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन, डिफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए कि जैसे एक कोई बड़ी चीज़ है हमारे पास, ये मार्कर है, बहुत बड़ा है। इस मार्कर को हमने लिमिट दे दे करके इसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए, यानी एक कोई हमारे पास बड़ी चीज़ है और उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो यही हमारा क्या है, निश्चित समाकलन है। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक धारावाही प्रणालिका है जिसके L लंबाई में N फेरे लपेटे गए। लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसका बेटा क्या करना है, चित्र बनाना है। और यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B, ये मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले चूंकि हम निश्चित समाकलन करेंगे, तो निश्चित समाकलन करेंगे किसका, BDL का। तो ये BDL है, ये इसका हम निश्चित समाकलन करेंगे। तो पहले A से B का समाकलन करेंगे, B से C का, C से D का, D से A का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये समाकलन हमने किया, क्या बेटा, ये समाकलन का साइन है। किसका समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी निश्चित समाकलन कर रहे हैं। तो BDL है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं B
dl, और कहाँ से कहाँ तक इसका समाकलन करना है, a से b तक, प्लस फिर समाकलन करेंगे b से c तक, तो यहाँ पर b दे दो, यहाँ पर c, तो ये हो जाएगा b dl, और फिर प्लस तोड़ रहा हूँ ना, फिर c से d तक करूँगा, तो c से d तक समाकलन करूँगा, तो ये हो जाएगा b dl, और फिर बेटा d से a तक समाकलन करूँगा, तो ये आपका बेटा हो जाएगा d, और ये आपका हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा b dl। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे पृष्ठ का जो समाकलन है वो इन टुकड़ों के समाकलन के बराबर है, यानी इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का जो समाकलन है वो इसके टुकड़ों के समाकलन के क्या है, बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, इसका निश्चित समाकलन किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो किसी को बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा b dl बराबर, अब इधर देखें यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम समाकलन कर रहे हैं a से b तक, तो ये बेटा हो जाएगा b dl cos थीटा, क्या होता है b dl cos थीटा होता है, प्लस a भी कितना हो जाएगा b से c तक, तो ये बेटा हो जाएगा b dl, ये भी क्या हो जाएगा cos थीटा, और प्लस इसका समाकलन कर रहे हो c से d तक, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा b dl, और ये भी हमारे पास क्या होगा cos थीटा, और प्लस इसका निश्चित समाकलन इसका किया है बेटा, तो ये हमारे पास है d, ये हमारे पास है d, और d से a तक समाकलन हम लोगों ने किया है, तो ये हो जाएगा b dl, और ये बेटा क्या होता है cos थीटा। ठीक है, ये क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणा ऐसा होता है बेटा, दो सदिशों का ये अदिश गुणा होता है। क्लियर इतनी बात? जल्दी से बताइए क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर ये कैसे है आप लोग सोच रहे होंगे, तो याद रखना कि जब देखो यहाँ पर ये दो सदिश हैं, मैं निशान लगाना भूल गया था, ये क्या है, दो सदिश हैं, और दो सदिश का जो अदिश गुणा होता है, दो सदिश का जो अदिश गुणा होता है वो हमेशा होता है ए बी cos थीटा, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दो सदिश हैं और इनका डॉट का मतलब अदिश गुणा, तो इनका अदिश गुणा क्या हो जाएगा, बी dl cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप देखिए आगे, अब हम बेटा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हम लिखेंगे b dl। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इसका हमने यहाँ पर, अभी आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख दूँ अगर मेरे पास स्पेस है, हाँ अभी मैं एक लाइन यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं नहीं लिखता। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा b dl, क्या हो जाएगा b dl, और यहाँ पर देखिए ये हमने समाकलन कहाँ तक किया है, a से b तक किया है, कितना किया है, a से b तक किया है हमने समाकलन, तो ये हमारे पास हो जाएगा b, और यहाँ पर बेटा क्या है dl। तो अब यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर ये AB पृष्ठ, ये क्या है, AB पृष्ठ है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, cos 0 डिग्री आएगा, प्लस जब हम B से C तक का इसको देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा b dl, और यहाँ पर हमें थीटा निकालना है, तो ये पृष्ठ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत हो गया, इसलिए यहाँ पर बेटा क्या आएगा, cos 90 डिग्री, और प्लस इसको हम C से D तक समाकलन जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा b dl, और यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपका BC है, सॉरी DC है, वो क्या है, लंबवत है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है, तो यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 डिग्री हो जाएगा, और साथ में हमारे पास प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम D से जब A तक करेंगे, कहाँ से, D से A तक, तो ये जो पृष्ठ है DA, ये क्या है, क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा b dl cos 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक होने वाली नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात देखो, ये पृष्ठ AB जो पृष्ठ है, ये क्या है, तो सोलेनॉइड के अंदर है, और BC पृष्ठ भी क्या है, सोलेनॉइड के अंदर है, लेकिन जो आपका DC पृष्ठ है, कौन सा ये, DC पृष्ठ, CD, तो CD पृष्ठ जो है सोलेनॉइड के बाहर है, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा,
0 लिख लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए इधर, यहाँ पर हमें ये लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी डी एल। अब ध्यान से बेटा देखो, ए से बी, तो ये है ए से बी। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी एल हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि सी डी जो पृष्ठ है वो कहाँ है, टोराइड यानी सोलेनाइड के बाहर है, इसलिए बेटा कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी कितना हुआ, 0। और यहाँ पर देखिए cos 90 का मान 0 होता, तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कुल मिला के हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी डी एल बराबर मिलेगा ए बी बराबर बी इंटू डी एल। तो ये हमको बेटा यहाँ पर मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से बताइए। अब बेटा आपको क्या करना होगा, एम्पियर का, यानी इतना हमें करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे एम्पियर का परपथीय नियम से। तो हम लिखेंगे एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या था, ये था बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई था। अब बी डी एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बी डी एल, इसके बराबर ये रख सकते हैं, और बराबर म्यू नॉट। म्यू नॉट, अब देखो यहाँ पर बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कितने फेरे लपेटे गए हैं, एन फेरे लपेटे गए हैं। ठीक है, कितने फेरे लपेटे गए, एन फेरे लपेटे गए। तो इकाई लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे हैं, तो एन लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, एन फेरे हो जाएंगे। इसलिए हम बेटा इसको काहे से मल्टीप्लाई कराएंगे, एन एल से कराएंगे। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए, इकाई लंबाई में यहाँ पर क्या है, अनेक फेरे हैं, तो इकाई लंबाई में एन फेरे हैं, तो एल लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, एनएल हो जाएंगे। इसलिए हमने एनएल से इसको मल्टीप्लाई कराया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ से b को हम बेटा क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, तो अंदर हमारे पास बेटा क्या बचेगा, डीएल बचेगा। क्या हो जाएगा, डीएल। और यहाँ पर ये छोड़िए क्या है, एक प्रकार का बेटा हमारा क्या अल्पांश है, और ये डीएल क्या है, इस एल का एक छोटा सा भाग है। तो ये डीएल 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 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये डीएल डीएल बेटा जब आपस में जुड़ेंगे तो मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, जल्दी से आप लोग समझ गए हो क्या बनेगा सर, एल बनेगा। क्या बनेगा, एल। तो ये क्या हो जाएगा, बी एल, और इधर क्या हो जाएगा, म्यू एन एल, और इंटू क्या हो जाएगा, आई। एल से एल कट जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई एन आई। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एन क्या है, फेरों की संख्या है, और आई क्या है, इसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित इसमें बेटा वो क्या है, आई है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है कि सर ये एल कहाँ से आया, तो बात समझो, जब ये डीएल बेटा हमारे क्या होता है, गोले में होता है, सर्किल में होता है, जब ये वृत्त बनाता है तो ये 2 पाई आर के बराबर होता है। डीएल का जो समाकलन 2 पाई आर के बराबर होता है। लेकिन जब वो लंबाई में होता है तो बेटा क्या होता है, लंबाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या एल है, ये क्या है, लंबाई के रूप में है, इसलिए यहाँ पर जो डीएल हो जाएगा वो एल के बराबर होगा। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ये आज का जो एम्पियर का परपथीय नियम और उसके जो अनुप्रयोग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।